परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या हम अकेले परमाणु का द्रव्यमान माप सकते हैं? क्या ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई भारोत्तोलक है, यानी कि कोई ऐसी वेइंग मशीन? आओ इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं, ए और बी। हमें यह ज्ञात है कि ए का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, लेकिन हमें बी का द्रव्यमान नहीं पता और हमने यह पता करना है। परंतु प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक भारोत्तोलक है। हम ए और बी को भारोत्तोलक के दोनों तरफ रखकर देखते हैं। यह स्पष्ट है कि ए बी से भारी है, इसलिए अगर बी का द्रव्यमान पता करना है तो हमें ए में से कुछ चीज छोटी करनी पड़ेगी या फिर ए को हमें छोटा करना पड़ेगा। इसलिए मान लेते हैं हम ए को 6 हिस्सों में काट लेते हैं। अब हम बी का द्रव्यमान और ए के हिस्से के द्रव्यमान की तुलना करेंगे। अब भी हम देखते हैं कि बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से कम है। इसका अर्थ है कि हमें अभी ए के और भी छोटे भाग करने की आवश्यकता है। मान लीजिए इसके लिए हम ए के 12 हिस्से कर लेते हैं। इसका अर्थ है ए का हर हिस्सा 1 किलोग्राम के बराबर हो गया, क्योंकि ए का कुल द्रव्यमान 12 किलोग्राम था। अब हम भारोत्तोलक में एक और बी और दूसरी ओर ए के 12 हिस्सों में से काटे गए एक हिस्से को रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब भारोत्तोलक संतुलित हो गया है। क्या अब हम बी का द्रव्यमान बता सकते हैं? हाँ, बी का द्रव्यमान दूसरी ओर रखे छोटे हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होगा, जो कि 1 किलोग्राम है। इसलिए बी का द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम ही होगा। बच्चों, क्या अब हम यह कह सकते हैं कि बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा है, यानी कि 1/12वां भाग है? बिल्कुल जिस प्रकार से हमने किया इसी तरह से हम परमाणु द्रव्यमान भी निकालते हैं, क्योंकि हम सीधे तौर पर एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं ढूंढ सकते। इसको कार्बन 12 के द्रव्यमान के साथ तुलना करके निकाला जाता है। अब प्रश्न यह है कि कार्बन 12 है क्या? कार्बन 12 कार्बन के समस्थानिकों में से एक समस्थानिक है और यह लगभग हर चीज में पाया जाता है। कार्बन 12 को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है और किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के हिसाब से निकाला जाता है। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 18 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम है। बच्चों, हमें यह परमाणु द्रव्यमान भी याद रखने पड़ेंगे। इसके पश्चात हम अब जानकारी ले लेते हैं अणु क्या होते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा या आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे अणु कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस O2, इस अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और यह अणु 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। यह एक द्विपरमाणुक अणु है। अब हम जानेंगे परमाणुकता किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया था ऑक्सीजन का, जिसमें कि उसका सूत्र था O2 और हमने यह भी बताया कि यह द्विपरमाणुक है। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2, इसकी परमाणुकता 2 है, यानी कि यह द्विपरमाणुक है। इसी प्रकार कई अणु बहुपरमाणु भी हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर, इसका सूत्र S8 है। इसके एक सूत्र में हमें 8 परमाणु दिखाई देते हैं। यौगिकों के अणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। अमोनिया, जिसका सूत्र NH3 है, यहाँ इसमें 2 परमाणु हैं। यहाँ इसमें 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं,
14:3 है। इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार हैं, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1। इसके पश्चात हम द्रव्यमान अनुपात को परमाणु द्रव्यमान से भाग दे के देखते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान अनुपात इसके लिए 14 है और वहाँ परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो 14/14 कितना है? 1। तो नाइट्रोजन के लिए इसका मान आता है 1। हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान अनुपात को परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे तो 3/1 यानी कि 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सरलतम रूप में देखें तो यह अनुपात 1:3 है। इसी कारण जो आप सूत्र देख पाते हैं उसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारे पास तत्व जो दिए गए हैं वो है कार्बन और ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान अनुपात अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो 3:8 है, क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान 12 है और ऑक्सीजन का अपना द्रव्यमान 16 है। 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 आएगा। 12 और 32 का सरलतम द्रव्यमान अनुपात आ जाएगा 3:8। अब हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि द्रव्यमान अनुपात को बटा लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान से। तो यहाँ आएगा 3/12 और इसको काटने के पश्चात आएगा 1/4। वहीं ऑक्सीजन में 8/16 आएगा और उत्तर आएगा 1/2। यदि 1/4 और 1/2 को यदि सरलतम रूप में लिखा जाए तो यह अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ कार्बन 1 आया, ऑक्सीजन 2 आए, तो यहाँ पर कार्बन के परमाणु आ गए 1 और ऑक्सीजन के परमाणु आ गए 2। तो हमारा सूत्र बना CO2 यानी कि CO2। इसके पश्चात हम जान लेते हैं आयन के बारे में। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। इन पर ऋणावेश अथवा धनावेश होता है। ऋणावेशित आयन को ऋणायन और धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पर Na जो हमें प्राप्त हुआ है वह Na+ यानी कि Na के ऊपर जमा का निशान जो कि एक धनायन है, और Cl जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है Cl के ऊपर एक घटा का निशान यानी कि ऋणायन। इन दोनों के मेल से ये सोडियम क्लोराइड बनता है। आइए यहाँ पर हम और भी आयनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के आवेशित कणों के समूह को बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में 3 तत्व मौजूद हैं, सोडियम यानी कि Na, नाइट्रोजन N और ऑक्सीजन O। सोडियम नाइट्रेट सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन से मिलकर बना है। सोडियम आयन को Na+ द्वारा दर्शाया जाता है और नाइट्रेट आयन को NO3 के ऊपर घटा का निशान NO3- द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ NO3- को देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, इसलिए यह बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयन के नाम, संकेत और संयोजकता दी गई है। यदि हम बात करें एक संयोजकता वाले आयनों की तो इसमें आते हैं सोडियम जिसका संकेत Na+, पोटाशियम जिसका संकेत K+, सिल्वर जिसका संकेत Ag+ है। अगर देखें तो ये सभी की सभी धातुएं हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं ऋणात्मक आयन बनाती हैं। हाइड्रोजन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन बना सकता है। हाइड्रोजन का धनात्मक आयन हाइड्रोजन आयन कहलाता है, जिसका सूत्र है या संकेत है H+। ऋणात्मक आयनों की बात करें तो एक संयोजकता वाले ऋणात्मक आयन है क्लोराइड Cl-, Cl के ऊपर घटा का निशान, ब्रोमाइड Br के ऊपर घटा का निशान। इसी के साथ साथ बहुपरमाणुक आयन हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर घटा का निशान, ये भी संयोजकता एक वाला है। इसी के साथ नाइट्रेट को NO3 के ऊपर घटा का निशान। आइए अब देखते हैं 2 संयोजकता वाले आयनों को। यहाँ पर दर्शाए गए हैं मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, जिंक आयन Zn2+, आयरन यानी कि इसे फेरस के नाम से जाना जाता है Fe के ऊपर 2+,
कॉपर Cu2+। ऋणात्मक आयनों में दो संयोजकता वाले हैं ऑक्साइड O के ऊपर 2 नेगेटिव, सल्फाइड S के ऊपर 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 ऊपर 2 नेगेटिव। इसी के साथ 3 संयोजकता वाले आयन भी हैं, एल्यूमिनियम आयन जिसे दर्शाया जाता है Al के ऊपर 3 और प्लस यानी कि Al3+। यहाँ पर आयरन को यानी कि लोहे को दर्शाया गया है Fe3+ के साथ। हमने पहले भी देखा था कि ये इसका 2 संयोजकता वाला आयन भी होता है जिसे Fe2+ लिखा जाता है, उसे फेरस कहा जाता है और Fe3+ को फेरिक कहा जाता है। इसी के साथ ऋणात्मक संयोजकता 3 वाले जो आयन हैं वो है नाइट्राइड जिसे लिखा जाता है N के ऊपर 3 का घटा का निशान, और फॉस्फेट PO4 3 घटा का निशान। बच्चों, ये सभी संकेत हमें याद करने हैं। इन संकेतों को याद करने के पश्चात आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आसानी से लिख पाएंगे। किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए उसमें मौजूद तत्वों की 2 गुणों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो तत्वों के संकेत जैसे कि ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H, और दूसरा तत्वों की संयोजकता अथवा उनके आयनों का ज्ञान।